हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। जैसा आप सभी को पता है, यहाँ पर हम सभी अपना प्रैक्टिस सेट करते हैं, वो भी प्रीवियस ईयर का। और आज आपके जो प्रैक्टिस सेट है एसएसटी का चलेगा। तो जितने पुराने बच्चे उन्हें पता है कि प्रैक्टिस सेट कैसे करते हैं, और जो नए बच्चे उन्हें बता देना चाहते हैं, आप एक पेन और कॉपी लेकर बैठा करिए, नंबरिंग किया करिए 1 2 3 4 इस तरीके से। उसके बाद मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, आप अपना उत्तर दिया करिए। जब मैं उत्तर बताती हूँ तो अपना उत्तर मिलाया करिए कि गलत है कि सही है। जब सही हो तो सही करिए, गलत हो तो गलत करिए। लास्ट में आप काउंट किया करिए कि आपने कितना नंबर गेन किया है। इससे क्या होता है कि आपको पता चलता है कि आपकी जो तैयारी है वो किस तरीके से है। तो लगभग 1 महीने आपके पेपर को रह गए हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट करने की कोशिश करिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को करने की कोशिश करिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपका क्या दिया गया है कि संगम कविताओं में एक तमिल शब्द मुविंदार की चर्चा मिलती है, जिसका अर्थ 3 मुखिया है। जिसका अर्थ क्या है? 3 मुखिया है। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय तीनों मुखियाओं का सही प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए है चेर चालुक्य चोल, बी है पांड्य चोल चालुक्य, सी है चोल सतवाहन चालुक्य, डी है आपका चोल चेर पांड्य। तो उत्तर बताइए क्या होगा यहाँ पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा कि जो होगा आपका चोल चेर और पांड्य। ये क्या है? ये इसका जो 3 मुखिया का जो ये अर्थ है, जिसका अर्थ 3 मुखिया है। किसका अर्थ 3 मुखिया है? मुविंदार की चर्चा मिलती है, ठीक है, किससे? एक तमिल शब्द से। तो जिसका अर्थ क्या बताया गया है? 3 मुखिया बताया गया है। तो उसमें 3 मुखिया में से कौन है आपका? पहला चोल है, दूसरा क्या है? चेर है, तीसरा क्या आपका? पांड्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपनिषद के संदर्भ में सही है? ऑप्शन ए है कि उपनिषद प्रारंभिक वैदिक ग्रंथों का हिस्सा है, बी है कि उपनिषद का अर्थ है गुरु के समीप बैठना, सी है आपका कि इन ग्रंथों में प्रजा और शासकों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है, डी है आपका कि प्रायः ये विचार अमूर्त वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। आपको बताना है कि उपनिषद के संदर्भ में सही क्या है, मतलब उपनिषद है क्या, ये बता रहा है यहाँ पे। तो क्या है उत्तर बताइए आप सभी, क्या होगा? तो चलिए हम देख लेते हैं जो हमारा उपनिषद के संदर्भ में सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा कि जो हमारा उपनिषद है उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है कि गुरु के समीप बैठना। क्या होता है आपका? गुरु के समीप बैठना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका पूछा गया है कि दिल्ली सल्तनत राज के सही वंशानुक्रम का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है तुर्क खिलजी तुगलक सैयद लोधी, बी है आपका सैयद तुगलक खलजी लोधी, खिलजी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तीसरा आपका है कि तुर्क सैयद खिलजी तुगलक लोधी, डी है आपका कि खिलजी सैयद तुगलक लोधी। अब इन चारों में से क्या सही होगा आपको बताना है। आपको वंशानुक्रम का चयन करना है, मतलब सबसे पहले कौन सा वंश आया था। जैसे सबसे पहले तुर्क आया था, कि खिलजी आया था, कि सैयद आया था, क्या आया था, उस तरीके से आपको मिलान करना है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। जो हमारे सबसे पहले जो वंश आया था वो आपका आया था तुर्क वंश आया था, फिर खिलजी आया था, फिर तुगलक आया था, फिर सैयद आया था और लोधी आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा कि पहले तुर्क, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर और कौन? लोधी, ठीक है। अगला देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए आपको मिलान करना है कि सूची बी में उनसे संबंधित मिलान करें। देखिए सूची ए और बी दिया गया आपको, ठीक है। तो मिलान करना है आपको। पहला है कि भरतनाट्यम, और दूसरा है कथकली, तीसरा है आपका गड़म, और चौथा आपका कुचिपुड़ी है। ये आपका एक तरीका नृत्य है, ठीक है। जो नृत्य होता है ये है। अब भरतनाट्यम में कौन सा नृत्य होता है, कथकली में कहाँ पर होता है, यक्षगण कहाँ पर होता है, कुचिपुड़ी कहाँ पर होता है, ये बताना है। ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, बी है तमिलनाडु, सी है आपका केरल, डी है आपका कर्नाटक और ई आपका क्या है? मणिपुर। तो आपको लगाना है यहाँ पर उत्तर, बताइएगा। अब चलिए इसका जो सीधा सीधा उसको हम दिखा के आपको बता देते हैं कि भरतनाट्यम में क्या है, कथकली, ये सब। चलिए आगे देखते हैं। देखिए इनको, ये जो सूची ए बी हम आपको बता रहे हैं, ये सारा आप इसको याद करके रखिएगा, ठीक है। जो भरतनाट्यम आपका होता है वो कहाँ पर होता है? आपके तमिलनाडु में होता है, इसको याद रखिएगा। भरतनाट्यम हमारा कहाँ होता है? तमिलनाडु में होता है। कथकली कहाँ होती है? केरल में। कथकली कहाँ होती है? केरल में होती है। गड़म कहाँ होता है? ये आपका कर्नाटक में होता है। कहाँ होता है? कर्नाटक में।
और जो कुचिपुड़ी आपकी होती है ये आंध्र प्रदेश में होती है। तो इसको ध्यान से याद रखिएगा, ये कहीं से भी आपको कोई भी एक उठाकर दे सकता है कि भारतनाट्यम जो आपका नृत्य है वो कहाँ का है, तो वो कहाँ का आपका तमिलनाडु का है। कथकली केरल का हो गया, यक्षगणम आपका कर्नाटक का हो गया, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं जैसे विश्व प्रसिद्ध हमारे जो संगीतकार हैं AR रहमान के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का क्या रखा गया है नाम, अगस्त 2022 में रखा गया है। किसके नाम पर रखा गया, जो हमारे AR रहमान थे उनके नाम पर रखा गया, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। क्वेश्चन आपका है कि कथन नैनारो ऊपर से देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नैनारो और अलवारों के विषय में सही नहीं है। ठीक है, नैनार और अलवार इनके विषय में कथन दिया गया है, जो सही नहीं है उसको बताना है। ऑप्शन ए है कि ये संत सभी जातियों के जिनमें अस्पर्श समझी जाने वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। बी है कि वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। सी है कि वे शिव या विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम की मुक्ति का मार्ग बताते थे। डी है आपका कि वे संगीत का विरोध करते थे। जो हमारे अलवर और नैनार थे उनके बारे में बताना है कि इन चारों में से कौन सही नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखिए, ये अस्पर्श समझी जाने वाली जातियों लोगों में शामिल थे, ये सही है आपका। ये बौद्ध जनों से कटु आलोचक थे, ये भी सही है। और वे शिव विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम का मुक्ति का मार्ग बताते थे, ये भी सही है। लेकिन वे संगीत का विरोध करते थे, ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या पूछा है, सही नहीं पूछा है। तो जो गलत होगा उसको हमें सही बताना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या करा है कि मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का उसको क्या करना है, काल क्रमानुसार लगाना है आपको। ठीक है, किसके, मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। ठीक है, ऑप्शन ए है कि प्रशासन की कार्य कुशलता का विघटन। बी है आपका कि ईरानी और तुरानी मूल के अभिजातों में पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता। सी आपका है कि सैन्य एवं वित्तीय संसाधनों का कम होना। डी है कि नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली द्वारा आक्रमण। तो यहाँ पर देखिए आपको मिलान करना है, तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, डी आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद पहले नंबर पे आपका डी आएगा, दूसरे नंबर पे आपका ए आएगा, तीसरे नंबर पर आपका आएगा सी, और चौथे नंबर पे आपका बी आएगा। तो चलिए यहाँ पर हम उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही कर लीजिए, यहाँ पर सी, ए, डी और बी। ठीक है, पहले सी आएगा, फिर ए आएगा आपका, फिर डी आएगा, फिर उसके बाद कौन आएगा, बी आएगा। तो इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर, चलिए इसके बारे में बता देते हैं कि देखिए जो बाबर ने भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी, कब की थी, 1526 में की थी। और मुगल वंश के पतन का कारण क्या था, जो पतन के कारण का जो क्रमानुसार है इस प्रकार है। देखिए, सैन्य एवं संसाधनों को कम होना, फिर उसके बाद क्या हुआ कि प्रशासन की कार्यकुशलता का विघटन हुआ, और नदीर शाह और अहमद शाह अब्दाली द्वारा आक्रमण, और सबसे अंत में ईरानी और क्या हुआ, तुरानी के अभिजातों में पारस्परिक प्रतिद्वंद्विता हुई। तो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। कथन और कारक वाला क्वेश्चन आ गया है। देखिए क्वेश्चन इतना ज़्यादा बड़ा होता है कि एडजस्ट नहीं हो पाता है आपका, तो थोड़ा आप उसको मैनेज करके देखा करिए, क्योंकि पूरा ऑप्शन हम नहीं दिखा पाते हैं। चलिए, कथन कारक में आपको बताना है कि क्या कथन सही करा है, क्या कारक सही करा। ठीक है, कथन ए है कि 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई। क्या सही है, तो सही बात है, हमारा 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का क्या किया गया, दीवानी प्रदान की गई थी। कथन कह रहा है कि दीवानी मिलने से कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों को इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं मिली। तो भाई जब इन्होंने दीवानी प्रदान कर दी तो अनुमति क्यों नहीं देंगे, तो ये गलत है। ठीक है, अब देखिए ए सही है बट बी हमारा क्या है, फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा आप सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए कथन और कारक इसमें भी है। देखिए क्वेश्चन कितने बड़े बड़े आते हैं, आपको ध्यान से देखिएगा। कथन है कि अवध के नवाब को 1801 में अपने आधे इलाके को ईस्ट इंडिया को सौंपने के लिए बाध्य किया गया। क्या ये सही है? बी है कि सहायक संधि के शर्तों के अनुसार भारतीय रियासतों को अपनी सुरक्षा के लिए तैनात सहायक सेना के रखरखाव के लिए कंपनी को पैसा देना पड़ता था। अगर भारतीय शासक रकम अदा करने में चूक जाते थे तो जुर्माना के तौर पर उनके इलाके का हिस्सा कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। तो क्या ये सही बात है? तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। हमारा कथन भी सही है, हमारा कारक भी सही है, और हमारा जो कारक है
वो कथन एक ऐसे एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है, क्योंकि ये सही बात है कि अवध के जो नवाब थे, नवाब को 1801 में क्या हुआ था कि आधे इलाके को ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए बाध्य किया गया। उसके बाद इनकी जो शर्तें थी ये हमने बता दिया नीचे, तो ये दोनों क्या होंगे आपके सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपका है कि किसने स्त्री पुरुष तुलना किताब लिखी। ऑप्शन ए है पंडित रमाबाई, बी है ताराबाई शिंदे, सी है राज सुंदरी देवी, डी आपका बेगम रुकैया सखावत हुसैन। तो उत्तर बताइए क्या होगा। तो चलिए यहाँ पर हम जान लेते हैं जो हमारा उत्तर होगा स्त्री पुरुष तुलना का जो किताब है वो आपके ताराबाई शिंदे ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी आपने सही कर लिया, ताराबाई शिंदे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले हम कुछ पुस्तक के नाम बता दे रहे हैं और उनसे संबंधित व्यक्ति के नाम बता दे रहे हैं। ये आप रख लीजिएगा, मतलब लिख के रख लीजिएगा, इसको याद करिएगा। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको एक पूछ सकता है, ठीक है। देखिए स्त्री पुरुष तुलना जो थे वो ताराबाई शिंदे से संबंधित था। स्त्री धर्म नीति रमाबाई द्वारा लिखा गया। आमेर जीबोन राम सुंदरी देवी। सुल्ताना का स्वप्न रुकैया सखावत हुसैन। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति राय, ठीक है। फास्टिंग फिस्टिंग कौन लिखा था, अनीता देसाई। तो ये इतना पुस्तक याद रखिएगा और इनसे संबंधित व्यक्ति को याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है कि सुल्तान का स्वप्न नामक किताब की लेखिका कौन थी। देखिए अभी हमने आपको बताया है, अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बता लेंगे। ऑप्शन ए है कि रुकैया सखावत हुसैन, बी है इस्मत चुगताई, सी है आपका हाजरा बेगम, डी है आपका आबादी बानो बेगम। तो जो आपके सुल्तान का स्वप्न नामक पुस्तक की लेखिका कौन है ये आपको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा कि रुकैया सखावत जो है वो हमारे सुल्ताना का स्वप्न नामक किताब की लेखिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बार हम फिर से कुछ पुस्तक के नाम और उनसे संबंधित लेखिका के नाम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए आपका क्या है, सुल्ताना का स्वप्न नामक जो पुस्तक है वो रुकैया सखावत हुसैन लेखिका ने लिखा है। दिल की दुनिया आपका जो है वो इस्मत चुगताई ने लिखा है। प्लेस कॉल्ड होम जो है आपका प्रीति शेनॉय ने लिखा है। द टाइगर ऑफ द्रास जो है वो मीना नायर ने लिखा है आपका। अनफिल्ड बैरल जो है आपका ऋचा मिश्रा ने लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इस तरीके से करने पे आपको दिखाई नहीं देगा। हम आपको क्या करें, एक एक क्वेश्चन क्या करें, एक एक ऑप्शन को हम दिखा रहे हैं थोड़ा जूम करके, क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा है कि आपको दिखेगा नहीं, ठीक है, छोटा करने पे। अब इसमें बताना है कि आपको, देखिए इसमें क्या करना है आपको, क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जो ऑप्शन है ऑप्शन को देख के बताना है। तो चलिए बताते हैं हम आपको। इसमें से 2 ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है कि मॉरिशस और, देखिए मॉरिशस और श्रीनिदाद के बागानों में काम करने वाले मजदूरों को औपनिवेश भारत में रहने वाले निम्न जातियों में से और गरीब परिवारों में से लाया गया था। क्यों लाया गया था, चलिए हम देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कि इस अवसर ने लोगों के दमन और अपमानजनक परिस्थितियों से दूर जाने में सहायता की। क्या आपको लग रहा है कि ये सही होगा। चलिए बी पढ़ते हैं। तो देखिए ये सही बात है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। दूसरा पढ़ लेते हैं। ऑप्शन क्या है हमारा, दूसरे ऑप्शन में दिया है कि इससे उनके सामाजिक जीवन को सुधारने और उधर गतिशीलता अर्जित करने में सहायक मिलेगी। नहीं। सी आपका कि इनके पास यह काम करने के लिए पर्याप्त कदकाठी और कौशल था। बिल्कुल नहीं। डी आपका पूछा गया, डी कह रहे हैं कि वे समुद्र यात्रा के कारण प्रदूषित होने वाले उनके जीवन के बारे में चिंतित नहीं थे। तो ऑप्शन नंबर कौन कौन सा आपका सही हो गया, ए और डी सही हो गया। लेते हैं ऑप्शन नंबर ए डी सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कि स्वदेशी आंदोलन अंग्रेजी शासन के विरोध में उत्पन्न एवं निम्नलिखित विचारों को प्रोत्साहित किया। ऑप्शन ए है स्वदेशी व्यापारिक संगठन, बी है राष्ट्रीय शिक्षा, सी आपका भारतीय भाषा का उपयोग, डी आपका है स्वदेशी पुलिस। अब ऑप्शन ए में दिया है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी में दिया है कि केवल 2 3, ऑप्शन सी में दिया है केवल 1 2 3, ऑप्शन डी में दिया है कि केवल 1 2 और 4। अब आपको बताना है यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी होगा बिल्कुल सही हो जाएगा कि केवल हमारा 1 और 2 और 3 सही होगा, ठीक है। 1 2 और यहाँ पर 3, मतलब स्वदेशी व्यापारिक संगठन भी सही है हमारा,
पूछा क्या कि स्वदेशी आंदोलन अंग्रेजी शासन के विरोध में उत्पन्न एवं निम्नलिखित विचारों को प्रोत्साहित किया। तो उन्होंने स्वदेशी व्यापारिक संगठनों को प्रोत्साहित किया, राष्ट्रीय शिक्षा को किया, भारतीय भाषा का उपयोग किया। ठीक है, स्वदेशी पुरुष का यहाँ कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 कट जाएगा, 1, 2 और 3 आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में कि कथन ए और बी को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। ऑप्शन ए है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग ने 1916 में ऐतिहासिक लखनऊ पैक्ट पर हस्ताक्षर किया। तो बिल्कुल सही बात है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने यह काम किया था। कथन दिया आपका बी में कि दोनों पार्टियों ने फैसला किया कि वे साथ मिलकर देश में प्रतिनिधात्मक सरकार के लिए काम करेंगी। तो ये भी बात सही है, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा। चलिए उत्तर दिखा देते हैं, ए और बी दोनों सही हो जाएगा और कौन किसका एक्सप्लेनेशन सही कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर डी लगा लीजिए सही कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू एंड बी एक्सप्लेन ए। ठीक है, जो बी है वो एक्सप्लेन किसको कर रहा है, ए को कर रहा है, ना कि ए बी को कर रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन से देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य थे। ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, बी है मिस्र, मिस्र को हम इजिप्ट भी कहते हैं, सी है घाना, डी है ब्रिटेन, इंग्लैंड। ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सही होगा बताइएगा। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य थे। इनमें से कौन कौन थे जो उस आंदोलन के क्या थे, सदस्य थे। तो देखिए जो हमारे गुटनिरपेक्ष के आंदोलन के जो सदस्य थे, इंडोनेशिया था हमारा, इजिप्ट था और कौन सा था हमारा, घाना था। तो ए बी सी किस में आपका दिया गया है उसको लगा लीजिएगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है तो सही कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। जो आपका मंगल है वो आंतरिक ग्रह है क्या, शुक्र क्या आपका बौना ग्रह है, तीसरा है बृहस्पति आपका सबसे अधिक उपग्रह है, पांचवा है कि पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। अब इसमें से कौन सही है कौन गलत है ये आपको दिखाना है। यहाँ पर हम देख लेते हैं हमारा क्या है कि जो हमारा मंगल वो आंतरिक ग्रह है, सही बात है। शुक्र बौना ग्रह है, नहीं। जुपिटर सबसे अधिक उपग्रह रखता है, बिल्कुल नहीं। पृथ्वी आकार में हमारा पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, तो ये बात सही है। तो 1 और हमारा 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर कर लीजिएगा। ऑप्शन भी दिखा देते हैं आपको हम, तो ये देख लीजिएगा आप सभी आंसर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा यहाँ पर। ठीक है, 1 और 4 दोनों क्या है हमारा सही है। अगले पर आते हैं हम। चलिए आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ये हमने 15 क्वेश्चन कर लिया है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आप सभी अपनी तैयारी को जारी रखिए और डेली आप प्रैक्टिस सेट किया करिए। यूट्यूब से आप जितना पढ़ते हैं, ठीक है, आप एक यूथ का जो एक बुक आता है, ठीक है, यूथ कंपटीशन का, उसको बता देते हैं आपको, वहाँ से ले लीजिएगा। उसमें बहुत सारे जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं सारे दिए होंगे। उसको कम से कम एक प्रीवियस ईयर का पेपर आप 3 बार करेंगे हल। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक बार कर लिए तो हो गया। एक ही पेपर को आप लगभग 3 बार हल करिए, आराम से आप सीटेट को क्वालिफाई कर जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। बाकी जो बच्चे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं पढ़ाऊँ आप तक ज़रूर पहुँचे। और जो हमारे पुराने बच्चे हैं वो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी किया करिए, और जो नए बच्चे हैं वो भी शेयर किया करिए। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।